नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 को क्लियर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। पर्सनल मुझे कह रहे थे, जो खास करके मेरे साथ पढ़ते हैं जो स्टूडेंट, वो सभी बोल रहे थे कि सर एक बार हमें सांख्यिकी को समझा दिया जाए। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये लेसन नंबर 14 है क्लास 10th का, जिसको सांख्यिकी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि आज हमें बिल्कुल बेसिक से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करके तो प्रश्नावली का जो 14.1 होगा उसका वीडियो में अगला बनाऊंगा। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से रियल लाइफ से लेकर एग्जाम की दृष्टि तक यह चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। रियल लाइफ में इसका महत्व यह है कि देश और विदेशों की लाखों कंपनियां जो ऑफिस होते हैं, हमें प्रत्येक दिन का डाटा तैयार करके महीने के अंत में उसका मीन मतलब होता है मध्य, उसका माध्यक, मीडियन और बहुलक, मोड इत्यादि निकालकर कंपनी के कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अपने रियल लाइफ में क्या करते हैं, इसका कार्य में लाते हैं। ठीक है ना। आंकड़ों का अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंकड़ों का अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है ना। आंकड़ों का अध्ययन हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। यह केवल मध्यम, माध्यक, बहुलक तक ही सीमित नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि यह मध्य और जो माध्यक है और जो हमारे पास बहुलक है, जो आपकी सिलेबस में है क्लास 10th की, यह यहीं तक सीमित न होकर यह क्या है, एक बहुत ही विस्तृत है। ठीक है ना। यह बहुत विस्तृत है, जिसको डाटा के रूप में हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि किस प्रकार से डाटा इसमें यूज होता है। उसी डाटा को हम क्या कहते हैं, जैसे डाटा कहते हैं इंग्लिश में, और उसी को आंकड़ा हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। अब आपका सवाल बनता है दोस्तों कि डाटा, आंकड़ा आखिर है क्या। आपको पता होगा डाटा कि कोई भी अगर बालक है उसके पास, जैसे सपोज दैट कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, ठीक है ना, आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास जो कितने पैंट्स हैं या कितने कमीजें हैं या शर्ट्स हैं, ठीक है ना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल, आपके विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनकी उम्र क्या है, ये सभी क्या है, डाटा है। ठीक है ना। डाटा के बारे में आपको पता हो गया। ये सभी आंकड़े हैं कि आपका पानी का बिल कितना आया, बिजली का बिल कितना है, आपके पास जितने भी पैंटे हैं, आपके पास जितने भी कमीजें हैं, आपके पास जितने भी बुक्स हैं, आपके स्कूल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके टीचर्स हैं, उनकी उम्र क्या है, इन सब का एक क्या करना, आपको नहीं इकट्ठा करके इनको क्या करना है, देखना है। इकट्ठा करके जो भी आपके पास जो वो आंकड़ा प्राप्त हुआ उसी को हम डाटा कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि डाटा सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कितने प्रकार से, हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डाटा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और कितने भागों के बारे में जो डाटा, जो आंकड़े होते हैं हमें, वो किस प्रकार से हमने इसमें हल करने हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए डाटा होता क्या है। हमारे पास जितने भी सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं, इन सूचनाओं को क्या करना, इकट्ठा करना। डाटा का मतलब होता है दोस्तों सूचनाओं को जमा करना। ठीक है ना। किस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जमा करते हैं उसी को हम आंकड़ा कहते हैं। ठीक है ना। यही हमने आज देखना है और जो किस प्रकार से हम इन सूचनाओं को जमा कर सकते हैं। सूचनाओं को जमा करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1 है आंकड़ों को जमा करना। एक है आंकड़ों को जमा करना। सूचनाओं को जमा करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला है आंकड़ों को जमा करना, दूसरा है आंकड़ों को लिखना, तीसरा है हमारे पास आंकड़ों को छोटा करना और चौथा है हमारे पास आंकड़ों को समझना।
तो इसी को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आंकड़ों को जमा किया जा सकता है। आंकड़ों को दो ही तरीके से जमा किया जा सकता है, ठीक है ना। इन आंकड़ों को हम किस प्रकार से जमा कर सकते हैं, एक तो हम क्या करें, सर्वे करें, ठीक है ना। क्या करें, सर्वे करने पर, एक है हमारे पास सर्वे करने पर हम आंकड़े क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास रिकॉर्ड को चेक करना, रिकॉर्ड को चेक करके, ठीक है ना। अब देखिए सर्वे क्या है। यदि आपने देखा होगा इलेक्शन चलते हैं तो इलेक्शन से पहले आपको पता होगा कि प्रत्येक गांव में लोग जाके क्या करते हैं, देखते हैं कि इस गांव में जितने भी कितने लोग मृत हैं या कितने लोग जीवित हैं, जो अंडर 70 था, अंडर 70 से 18 में आ गए हैं, और कितने लोग क्या हैं, वोटर हैं कि नहीं हैं, ये सभी हम सर्वे करते हैं। एक तो सर्वे गांव गांव जाके हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो रिकॉर्ड को चेक करना। आपके पास पता होगा कि प्रत्येक जितना भी गांव है, गांव का जो पंचायत होती है उसके पास उस गांव के प्रत्येक हर एक इंसान की क्या होती है, रिकॉर्ड होता है कि ये इंसान इस गांव का है, ये इस गांव में रहता है, ठीक है ना। तो हम आंकड़ों को जमा करने के दो तरीके होते हैं, एक सर्वे करना और दूसरा क्या होता है, रिकॉर्ड को चेक करना। आंकड़ों को लिखना, आंकड़ों को लिखने का, अब देखिए आंकड़ों को जब हम जमा करते हैं तो उसके बाद उन आंकड़ों को, ये नहीं क्या कहते हैं, आंकड़ों को एक प्रकार से हम अगर सर्वे और रिकॉर्ड के जरिए से हम क्या करते हैं, इनको एकत्रित करते हैं, लेकिन उसके बाद उन आंकड़ों को क्या करते हैं, हम लिखते भी हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाली जमा किया और छोड़ दिया। उसके बाद हमारा एक मुख्य कार्य होगा उसको क्या करना, आंकड़ों को लिखना। अब देखिए आंकड़ों को लिखने से एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको देखिए। यदि आपके फ्रेंड्स हैं 8, ठीक है ना, कितने फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। उनकी एज का पता करना है, ठीक है ना। यदि हमारे साथ कितने फ्रेंड्स हैं, 8 हैं, लेकिन हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें उन 8 के 8 फ्रेंड्स का क्या होगा, एज का पता होगा। नाम तो पता होगा, लेकिन हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास उनके जितने भी ये उम्र है उनकी, उन उम्र के हिसाब से हम उन्हें जानते होंगे, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है इसका कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, हमें बता दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। यदि किसी उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किसी फ्रेंड्स के, हमारे पास 8 दोस्त हैं हमारे, यदि उनमें से किसी की उम्र 17 है, किसी की 16 है, किसी की 18 है, किसी की 13 है, किसी की 14 है, किसी की क्या है 19 है, और किसी की क्या है 12 है, सपोज दैट किसी की क्या है 20 है, ठीक है ना। तो जो ये आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया, क्या करके, हमने पूछ करके अपने मेरे फ्रेंड्स थे कितने, 8 मेरे दोस्त थे, और उन 8 दोस्तों को हमने क्या किया, मैंने कहा कि जो 8 दोस्त हैं हमारे, उन 8 दोस्तों को हमने क्या कहा, क्या अपने एज बताओ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा 17 है, एक ने कहा 16 है, एक ने 18, 13, 14, 19, 12, 20। तो जो हमारे पास ये डेटा क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, उसी डेटा को क्या कहते हैं, रॉ डेटा, ठीक है ना। रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, इसको कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, ठीक है ना। अब यथा प्राप्त रॉ डेटा क्या होता है, यथा प्राप्त आंकड़े। जैसे हमने उनको पूछा, 8 फ्रेंड्स को मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, आंकड़ों को लिखना, इनके जितनी भी उनकी उम्र थी, एज थी, उसको मैंने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं रॉ डाटा, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आंकड़ों को लिखना होता है उसके भी 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, इसको हम कर सकते हैं कि बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है ना। एक होता है बढ़ते घटते क्रम में, दूसरा होता है अवर्गीकृत वारंवारता बंटन, तीसरा होता है वर्गीकृत वारंवारता बंटन। अब बढ़ते घटते क्रम क्या होते हैं, आंकड़ों को लिखना बढ़ते घटते क्रम। अभी मैंने क्या किया था, जो मेरे 8 फ्रेंड्स थे उनकी एज देखी थी,
उसमें या तो मैं जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होगी उससे लिख सकता हूं, जैसे सबसे ज्यादा उम्र थी उसमें 20, फिर 19, फिर 17, इस प्रकार से। या फिर सबसे कम उम्र थी उसमें 12, फिर उसमें शायद 13 थी, 14 थी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो एक तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बढ़ते घटते क्रम को, कि उसका बढ़ता हुआ क्रम और आंकड़ों का क्या, घटता हुआ क्रम। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, जो अवर्गीकृत वारंवारता बंटन है उसको देखिए। जैसे हमारे पास सपोज कोई क्लास है, क्लास में हमारे पास क्या है, क्या है, ये आयु है 18 आयु। जैसे 18 आयु के हमारे पास कितने हैं, 18 आयु के बच्चे हैं हमारे पास कितने, 7। हमारे पास 13 आयु वाले बच्चे कितने हैं, 8। ठीक है ना। तो ये अवर्गीकृत वारंवारता बंटन होता है, जिसमें हम आयु का, और हमारे पास सपोज इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 100 बच्चे हैं, तो उनको इसी प्रकार से अवर्गीकृत वारंवारता के हिसाब से ही हम इसको हल करेंगे, ना कि उनकी उम्र को हम पूछ करके कि हाँ भाई 18 साल के कितने बच्चे हैं और 13 साल के कितने हैं, 12 साल के कितने हैं। ऐसे में हमारा पूरा महीना बीत जाएगा, ठीक है ना, या पूरा दिन चला जाएगा। इसलिए हमें इस विधि से अवर्गीकृत वारंवारता बंटन इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब है हमारे पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता का मतलब होता है, देखिए जैसे हमारे पास आयु, यहाँ पे आयु और यहाँ पे संख्या दे दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमने कहा कि 0 से 10 साल के बच्चे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। हमने कहा 10 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, 10 हैं। हमने कहा 15 से 25 साल के बच्चे कितने हैं, 12 हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये आयु का जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप वर्गीकृत कर रखा है। इससे पहले जो आपने अवर्गीकृत देखा होगा उसमें तो सिंपल था, जैसे 14 साल के कितने बच्चे हैं, जैसे 15 साल के कितने बच्चे हैं, जैसे 16 साल के कितने बच्चे हैं। लेकिन आपने वहां पे देखा होगा, वहां पे जैसे 7 है या 8 है या 9 है, तो उस प्रकार से इस प्रकार से निकाला था। यहाँ पे देखिए आप, ये वर्गीकृत कर रहा हूं, ये वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो आंकड़ों को लिखना, इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आंकड़ों को जमा करना। तीसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब हम आंकड़ों को लिखते हैं तो उसके बाद आंकड़ों को छोटा करना। आंकड़ों को जमा करने के बाद आंकड़ों को लिखना, और आंकड़ों को लिखने के जो विधि थे हमने 3 प्रकार से आपको बताई अभी। और उसके बाद देखिए कि आंकड़ों को छोटा करना। आंकड़ों को छोटा करना एक बहुत ही एग्जाम्पल के तरीके से हम देखेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक लड़का है, ठीक है ना, जिसका नाम शेखर नेगी है। क्या है, शेखर नेगी है। उसने कहा ये वाला है, ठीक है ना। शेखर नेगी के क्या आए, हिंदी में आए, बोर्ड के एग्जाम में उसके हिंदी में आए 90, ठीक है ना। इंग्लिश में आए कितने नंबर, 80 नंबर। उसके एसएसटी में आए 85। उसके साइंस में आए कितने, 95। उसकी क्या हुई, मैथ में आए कितने, 70। कितने नंबर, 70, ठीक है ना। अब शेखर का रिजल्ट आया, रिजल्ट उसके हाथ में था। शेखर के पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा कितने नंबर आए, ठीक है ना। तो शेखर ने जवाब दिया कि पिताजी मेरी हिंदी में 90 आई, इंग्लिश में मेरे 80 आई, एसएसटी मेरे 85 आई, साइंस में मेरे 95 आई, और मैथ में मेरे कितने आई, 70 नंबर आई, ठीक है ना। तो मगर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि शेखर को किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, उसके रिलेटिव जितने भी होंगे उसका फोन आया। तो शेखर को पूछा गया कि तुम्हारी नंबर कितनी आई भाई, हिंदी में कितनी आई, इंग्लिश में कितनी आई, एसएसटी में कितनी आई, साइंस में कितनी आई, मैथ में कितनी आई। शेखर ने क्या किया, अपने जितने भी नंबर थे उसमें किसी ना किसी सब्जेक्ट में, ऐसा तो जरूरी नहीं कि वो सब नंबर उसके क्या होंगे, दिमाग में भरे होंगे। उसने क्या किया, कुछ नंबरों को क्या किया, उसने भूल गया इनमें से, ठीक है ना। तो इन नंबरों को भूल गया वो, लेकिन उसे क्या था,
तो शेखर को पता था कि मेरे पास जितने भी नंबर हैं उनका टोटल या मेरे पास परसेंटेज कितनी है, उस परसेंटेज को ही वो क्या करेगा, वहां बोलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आंकड़ों को छोटा करना। ठीक है ना। छोटा करने का मतलब है कि हमने शेखर ने ये नंबर हमेशा याद नहीं रखने कि मेरे मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, एसएसटी में कितने हैं। उसने अपने रिश्तेदारों के घर पे जब गया तो रिश्तेदारों ने पूछा कि आपके नंबर कितने हैं, या तो उसने टोटल बताया इसका, या तो उसने क्या किया, इसका परसेंटेज निकाल के जो उसके पास प्राप्त परसेंटेज है उसी को उसने अपने रिलेटिव्स के पास बोला। आंकड़ों को छोटा करने का मतलब है, इसके भी दो भाग हैं। एक है, पहला भाग है जो ये वाला है, इसका पहला भाग है ग्राफ आलेखीय, ग्राफ आलेखीय निरूपण। आपने देखा होगा ग्राफ, आप कभी क्रिकेट का मैच देखते होंगे, उसमें इस प्रकार का ग्राफ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। जैसे एक टीम का पहला विकेट यहाँ पे गिर गया तो दूसरा विकेट उसका उससे बाद में गिरा तो यहाँ पे इस प्रकार से, इसे ग्राफीय विधि कहते हैं। और दूसरा जो इसका दूसरा है दंड आरेख विधि। दंड आरेख आपने देखा होगा क्रिकेट में ही, इस प्रकार से कि एक ओवर में अगर 25 रन लग गए तो इसका ये आरेख जो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है। और दूसरा है इसका नंबर। ठीक है। इसको अंग्रेजी में नंबर से रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है इसको, नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमारे पास जो हमारा सिलेबस में है, इसी के अंतर्गत आता है मध्य, मध्यक व बहुलक। तो इसी के बारे में हमने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। जो आपके पास सिलेबस में है ये इसी के बारे में हमने पढ़ना है। अब आखिरी है, देखो, आंकड़ों को समझना। आंकड़ों को समझना, जब हमारे पास आंकड़ों को छोटा करना होता है उसके बाद इस आंकड़ों को भी क्या होना चाहिए, समझना जरूरी है। अब क्या हुआ कि जब शेखर नेगी का रिजल्ट आया तो उसके पेरेंट्स ने क्या कहा, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे की हिंदी में भी ठीक नंबर हैं, इंग्लिश में भी हैं, एसएसटी में भी ठीक हैं, साइंस में ठीक हैं, लेकिन मैथ में क्या है, थोड़ा कम है। इन नंबरों से क्या है, इन नंबर से जो जितने भी ये नंबर आए यहाँ पे, तो इनसे क्या है, कम है हमारे बच्चे की क्या, मैथ में नंबर कम है। तो इसी चीज पे क्या किया उन्होंने, फोकस किया। फोकस किया किसने, शेखर के पेरेंट्स ने जब फोकस किया, उसी को कहते हैं आंकड़ों को समझना। तो विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया और ये आपके समझ में आया भी होगा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।